हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये PT1 एग्जाम का पेपर है, PM श्री केंद्रीय विद्यालय का। और पहला क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट ज्वाइन द जैकोबियन क्लब। इनमें से किन्होंने जैकोबियन क्लब को ज्वाइन नहीं किया था। तो जितने भी लेस अफ्लुएंट लोग थे, पुअर या मिडिल क्लास, वो जैकोबियन क्लब का पार्ट थे। इसमें आर्टिसंस आएंगे, जो बेकर्स थे या शू मेकर्स, वॉच मेकर्स, सर्वेंट्स, शॉपकीपर्स, डेली वेज वर्कर्स। रिच पीपल इसका पार्ट नहीं थे, तो इसमें करेक्ट है डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज फ्रेंच वुमेन डिमांडेड विच राइट्स। फ्रेंच वुमेन किन राइट्स को डिमांड कर रही थी? वोटिंग राइट को टू वोट, देन असेंबली में इलेक्ट होने के लिए टू बी इलेक्टेड टू दी असेंबली, पॉलिटिकल ऑफिसर्स को वो होल्ड कर सके। तीनों ही उनकी डिमांड्स थी, तो इसमें भी करेक्ट है डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो है ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट और वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। तो इसमें करेक्ट होगा, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। नेक्स्ट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 इंडियन स्टेट से पास होती है, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एक बार मैप में देख लेते हैं इन्हें। देखो, ये वो 8 इंडियन स्टेट्स हैं, गुजरात, देन पार्ट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ये त्रिपुरा एंड मिजोरम। और हमारे ऑप्शंस थे, राजस्थान यहाँ से पास होती है, उड़ीसा से पास नहीं होती, तो इसमें करेक्ट होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज फाइनेंस रेज्ड टू ऑपरेट अ बिजनेस इज कॉल्ड। एक बिजनेस को चलाने के लिए जो फाइनेंस हम रेज करते हैं, जो पैसे इकट्ठा करते हैं, वो होती है हमारी कैपिटल। लैंड, ज़मीन जिस पर बिजनेस चलता है, एंटरप्राइज उस बिजनेस को बोलते हैं, और लेबर जो लोग उसमें काम करते हैं। तो इसमें करेक्ट है डी ऑप्शन। नाउ द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड इन एग्रीकल्चर। न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड, अच्छा, जो नया तरीका है फार्मिंग का एग्रीकल्चर में, उसको अब किस चीज़ की ज़रूरत है? लैंड अब हमें कम चाहिए, क्योंकि कम लैंड पर भी जो नए HYV सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इनको यूज़ करके हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। कैपिटल ज़्यादा चाहिए, पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ भी अच्छी होनी चाहिए, देन HYV सीड्स भी महंगे आते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स भी आपको खरीदने हैं, मशीनरी भी आपको चाहिए होगी, ट्रैक्टर, थ्रेशर। तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव ही होगा। लैंड की भी ज़रूरत है, कैपिटल और मशीनरी भी ज़्यादा चाहिए अभी, जो न्यू वेज ऑफ फार्मिंग है उसके लिए। सो ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल स्टैंड फॉर। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है? टूल, मशीन्स और बिल्डिंग्स, ये होती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि फिक्स्ड होती है और कई सालों तक ये चलती है। वर्किंग कैपिटल में आते हैं रॉ मटेरियल्स, जिन्हें हम चेंज करते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स में। जैसे शुगर केन, गन्ना, ये रॉ मटेरियल है, इसको आप चेंज करेंगे शुगर में, तो जो चीनी है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगी। और मनी इन हैंड, ये है वर्किंग कैपिटल। बी ऑप्शन सही है। हु वॉज नॉट मिलिट्री लीडर इन पाकिस्तान। इनमें से कौन पाकिस्तान में मिलिट्री लीडर नहीं था? परवेज़ मुशर्रफ, आयूब खान, ज़ियाउल हक, ये तीनों थे। इमरान खान ये फॉर्मर क्रिकेटर थे और बाद में इन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी सर्व किया है, तो इसमें करेक्ट है डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। बिल्कुल सही है, डेमोक्रेसी का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है इक्वालिटी। सभी लोग इक्वल है, चाहे वो किसी भी कलर, कास्ट, क्रीड, जेंडर के हो। डेमोक्रेसी में हर ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट। हर एडल्ट सिटीजन को एक वोट मिलता है, एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। और हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होती है, वन ही वैल्यू होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। और क्योंकि हर एक को एक वोट मिलता है और सभी की वोट की इक्वल वैल्यू है, इसीलिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ड है पॉलिटिकल इक्वालिटी पर। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन करती है स्टेटमेंट 1 को। इसमें करेक्ट है डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बिल्कुल सही है, इंडिया के लैंड मास का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 6.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड।
वर्ल्ड में जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% इंडिया में है। एरिया वाइज इंडिया 7th कंट्री है, तो ये गलत है, 6.4 नहीं 2.4 होना चाहिए था। इसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, फिर से 2 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट है, इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। इंडिया के सभी विलेजेस में फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, ट्रू स्टेटमेंट है। जो दूसरी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें आती है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस गांव में लोग खोल लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपकीपिंग, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, को रिलेटेड नहीं है, वो पूछा भी नहीं है। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, सी ऑप्शन सही है। नाउ रीड द, एक पैसेज गिवन है, केयरफुली रीड करना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में ज़रूरत है कि जो रूलर है वो लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखें। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट, वो बेटर इसीलिए है बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वो ज़्यादा जिम्मेदार गवर्नमेंट है। देर इज़ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन दैन एनी अदर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक और रीज़न है कि डेमोक्रेसी में ज़्यादा बेटर डिसीजंस होते हैं बाकी दूसरे जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनके कंपैरिजन में। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें सभी से कंसल्ट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सनस, डिस्कशंस एंड मीटिंग्स होती है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड टुगेदर, जो बहुत सारे लोग साथ में आते हैं, दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। तो किसी भी डिसीजन में कोई मिस्टेक अगर हो सकती है वो ज़्यादा अच्छे से उसको पॉइंट आउट कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। दिस टेक्स टाइम, ये टाइम कंज्यूमिंग है प्रोसेस, बट देर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इंपॉर्टेंट डिसीजंस। लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है अगर तो टाइम उसमें लगता ही है। दिस रिड्यूस द, इसमें रैश के और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी इंप्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को। जब आप एडवांटेजेस लिखते हैं डेमोक्रेसी के तो ये एडवांटेजेस में आ जाता है कि डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है उसमें, क्योंकि बहुत सारे डिस्कशंस और कंसल्टेशन के बाद डिसीजन लिया जाता है। मोनार्की में अगर हम देखें एक ही रूलर होता है, उसके अपने ही डिसीजंस होते हैं, वो किसी से कंसल्ट करने की या डिस्कस करने की, मीटिंग करने की उसको ज़रूरत नहीं है। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है तो एडवांटेजेस में हम ये लिख देते हैं और जब हम डिसएडवांटेजेस लिखते हैं तो हम ये लिख देते हैं कि इसमें डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एनीवेज क्वेश्चंस देखते हैं। अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स, डेमोक्रेसी में किन की ज़रूरत है? रूलर, कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल पार्टिसिपेशन, ये सभी चाहिए। लोगों का पार्टिसिपेशन भी ज़रूरत है वोट डालने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए देश चलाने के लिए, और रूलर तो चाहिए ही जो लोगों की नीड्स को अटेंड कर सके, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है लोगों का ही। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज हु लीड द बेटर डिसीजन फॉर पीपल। लोगों के लिए बेटर डिसीजन कहाँ पर लिए जाते हैं? डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन, डेमोक्रेसी बेस्ड है कंसल्टेशन और डिस्कशंस पर, दोनों ही करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। इन विच रूल डिसीजन ऑलवेज टेक्स मोर टाइम, किसमें रूल्स बनाने में, डिसीजंस लेने में ज़्यादा टाइम लगता है, ये लगता है डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट, नाउ सेक्शन बी, गिव द आंसर इन 1 सेंटेंस और 1 वर्ड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनाज पार्लियामेंट? चाइना की पार्लियामेंट का नाम है NPC, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेक्स्ट, नाउ हु प्रोवाइड द लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स इन द विलेज ऑफ पालमपुर। पालमपुर में जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको लोन्स कौन देता है? तो उनको जो लार्ज फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स या मनी लेंडर्स हैं, फार्मर्स, मनी लेंडर्स, या जो ट्रेडर्स हैं जो उनको फार्मिंग इनपुट्स प्रोवाइड कराते हैं वो उन्हें लोन देते हैं। ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स और लार्ज फार्मर्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है उसकी लेंथ है 15,200 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज हु हैड रिटन द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी है रूसो ने, सो इट इज़ रिटन बाय जीन जैक्स रूसो, ROUSSEAU, रूसो। नेक्स्ट, नाउ सेक्शन सी, गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट आंसर। फर्स्ट इज राइट 2 डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या 2 डिमेरिट्स हैं? डिमेरिट्स लिखेंगे, एक तो वही लिख देंगे कि स्लो और इनएफिशिएंट
गवर्नमेंट ये होती है, इसमें डिसीजन लेने में टाइम लगता है। इनस्टेबल गवर्नमेंट होती है क्योंकि जो इसमें लीडर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते ही है। तो आप लिख देंगे नंबर 1, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। या फिर आप कहेंगे दिस गिव्स इंस्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट। एंड सेकेंड, डिसीजन मेकिंग टेक्स टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना होता है, डिस्कस करना होता है, किसी भी एक पर्सन के पास एब्सोल्यूट पावर इसमें नहीं होती है। डिसीजन मेकिंग टेक्स टाइम। ओके, नेक्स्ट, नाउ why the India adopted 82 degree 30 minutes east longitude as standard meridian of India? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो यूपी में मिर्ज़ापुर से होकर जाती है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, उसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों लिया है? क्योंकि बेसिकली वो कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। देखो, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें इंडिया का, एक सेकेंड मैप देखते हैं। ओके, ये यहाँ पर ईस्ट में जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है हमारा वो है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, और जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जो बिल्कुल इसके बीच से जाए, ताकि जो टाइम है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस है ईस्ट और वेस्ट में, वो दोनों जगह लगभग सेम रहे। अब हाफ कितना होगा इसका? मिनट्स को छोड़ते हैं, अगर हम डिग्रीज को लें 97 और 68 डिग्री, इसका हाफ कितना होगा ये कैलकुलेट आप करके भी दिखा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको पॉइंट प्रूव करना है अपना। वैसे 2 मार्क का ही है ये। ऐड करते हैं 97 और 68, 8 8 16, ये हो जाएगा 15, 1 9 + 1 10 16, 165/2 कितना होगा? 2 8 जार 16, 2 2 जार 4 एंड हाफ, 82.5 हो गया, इसलिए हमने 82.5 यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट्स को अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड के बिल्कुल बीच से पास होती है। ठीक है, तो रीजन आप लिखेंगे इंडिया ऑप्टेड 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज क्लोज टू द कंट्रीज सेंटर। इट इज क्लोज टू द कंट्रीज सेंटर, क्योंकि ये हमारे देश के सेंटर के पास में है और कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस लॉन्गिट्यूड रफली, अगर मिनट्स को हम रहने दें, रफली डिवाइड्स इंडियाज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 2 मार्क का है तो इतना भी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। अदरवाइज अगर आप करना चाहे तो दोनों जो हमारे ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको हाफ करके भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन लॉन्ग आंसर्स। ये 4 मार्कर्स हैं। फर्स्ट इज एक्सप्लेन द मेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेन कॉजेज क्या थे? सबसे पहला था सोशल इनइक्वालिटी। देश में सोशल इनइक्वालिटी, कंट्री को 3 एस्टेट्स में डिवाइड किया गया था। इन इक्वालिटी, इसमें 3 एस्टेट्स थे। एस्टेट्स, फर्स्ट एस्टेट जो क्लर्गी का था, फर्स्ट क्लर्गी, सेकेंड एस्टेट जो नोबिलिटी का था, और थर्ड एस्टेट जो कॉमन पीपल। थर्ड एस्टेट कॉमन पीपल, जो थर्ड एस्टेट था उसमें सबसे ज़्यादा लोग थे पीपल। इसको एक्सप्लेन आप कर देंगे that French society was divided into 3 estates, the clergy, first estate, then the nobility, second estate, and the common people, third estate. The third estate was made up of majority of population. Third estate में ज़्यादा लोग थे, majority of population, और ये least power इनके पास थी और सबसे ज़्यादा burden था, and had least power and most burdens. जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे उनको कुछ प्रिविलेजेस दी जाती थी, जैसे कि उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, सारा जो टैक्स है वो थर्ड एस्टेट के लोग देते थे। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड क्लर्गी और नोबिलिटी को प्रिविलेजेस दी जाती थी बाय बर्थ। क्लर्गी एंड नोबिलिटी एंजॉयड प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशन दैट कॉमन पीपल डिड नॉट। तो इससे जो थर्ड एस्टेट था, कॉमन पीपल थे, उनमें रिजेंटमेंट था। देन सेकेंड रीज़न है
इकोनॉमिक ट्रबल्स, टैक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए गए थे और टैक्सेस किन को देने होते थे? थर्ड एस्टेट के लोगों को। इकोनॉमिक ट्रबल्स, कॉमन पीपल, इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे हाई टैक्सेस, कॉमन पीपल वर हेविली टैक्स्ड, और जो नोबिलिटी थे वो कोई भी टैक्स नहीं पे करते थे, नोबिलिटी और क्लर्की। हाई टैक्सेस, कंट्री के ऊपर वॉर के बाद बहुत ज़्यादा डेट हो गया था, लोन हो गया था, डेट ड्यू टू फ्रांस हैड एक्यूमुलेटेड मैसिव डेट्स ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन वॉर्स, और अमेरिकन रेवोल्यूशन को भी ये फेवर कर रहे थे तो उसकी वजह से भी डेट्स ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन वॉर्स एंड इंक्लूडिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। देन एक पुअर हार्वेस्ट इस टाइम पर हुआ था, बैड वेदर की वजह से फ्लड, फूड शॉर्टेज हो गई थी, तो जो ब्रेड थे उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और लोगों में जो हंगर या अनएम्प्लॉयमेंट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फूड के प्राइस राइज हो गए थे तो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ऊपर से टैक्सेस इंक्रीज कर दिया था। तो ये सारा जो बर्डन है ये कॉमन पीपल के ऊपर आ रहा था। देन उस टाइम पर जो फ्रांस की लीडरशिप थी वो भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। ये 2 पॉइंट्स हमने देखे। नाउ थर्ड पॉइंट, पॉलिटिकल इशू, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। पॉलिटिकल इशू, एक तो बिल्कुल एब्सोल्यूट मोनार्की थी वहाँ पर, किंग लुई जो रूल कर रहे थे, किंग लुई 16 जो रूलर थे वहाँ के, वो एब्सोल्यूट मोनार्क थे और टोटल कंट्रोल था और लोगों की जो ज़रूरतें थे उसको वो ध्यान नहीं रखते थे, एंड लिटिल रिगार्ड टू द पीपल्स नीड। और वीक लीडरशिप थी उनकी, इनडिसाइसिव लीडर थे। लीडरशिप इसमें एक्सप्लेन आप कर देंगे दैट किंग लुई वॉज सीन एज वीक एंड इनडिसाइसिव लीडर, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसको वो हैंडल नहीं कर पाए। वीक एंड इनडिसाइसिव लीडर एंड वॉज अनेबल टू, पॉइंट्स हम लिख रहे हैं सिर्फ, अनेबल टू हैंडल द फाइनेंशियल क्राइसिस जो देश में उस टाइम पर चल रहे थे। टैक्स बढ़ रहा था, लोगों की जो हार्वेस्ट था वो अच्छा नहीं हुआ था, या फिर कंट्री के देश के ऊपर बहुत सारा डेट था। देन उसके बाद इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स हुए जिन्होंने इक्वालिटी के, लिबर्टी के, फ्रेटर्निटी के आइडिया को स्प्रेड किया। एनलाइटनमेंट आइडियाज़, सो फिलोसोफर्स ऑफ एनलाइटमेंट स्प्रेड आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, कि लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बाय बर्थ जो फर्स्ट एस्टेट या सेकेंड एस्टेट के लोग हैं उनको जो प्रिविलेजेस मिलती है वो ख़त्म होनी चाहिए। इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जिससे जो इस टाइम पर बहुत तेज़ी से फैला और जो कॉमन पीपल थे उसको इन्होंने इंस्पायर किया और उन्होंने फिर फाइट किया जस्टिस के लिए और मोनार्की को ओवरथ्रो किया। तो ऑलमोस्ट या एक रीज़न, और अगर आपको लिखना है, वैसे 4 मार्क का ही क्वेश्चन है, इस टाइम पर बाकी जगहों पर जो रेवोल्यूशंस हो रहे थे फ्रांस उससे भी बहुत इंस्पायर हुआ था, जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो आप लिख सकते हैं इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर रेवोल्यूशंस लाइक अमेरिकन रेवोल्यूशन, अदर रेवोल्यूशन। हालांकि जो फ्रांस था वो अमेरिकन रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा डेट भी उनके ऊपर हो गया था। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा, तो इससे फ्रांस के लोगों को लगा कि ये पॉसिबल है मोनार्की को थ्रो करना और एक रिपब्लिक बेस्ड जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड हो, इस तरीके की गवर्नमेंट को फॉर्म करना। तो इन सब रीजंस की वजह से फाइनली 1789 में शुरू हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने मोनार्की को ओवरथ्रो किया और वहाँ पर एक जो रेडिकल पॉलिटिकल फ्रैक्शंस था उसका राइज हुआ। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। पॉलिटिकल इश्यूज़ थे बहुत वहाँ पर, वहाँ का जो रूलर था वो इनडिसाइसिव था, वीक लीडरशिप थी, जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे उसको वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया। बहुत सारे फिलोसोफर्स इस टाइम पर आए जिन्होंने लोगों को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में बताया। देन दूसरे रेवोल्यूशन से वो लोग इंस्पायर हुए। बाकी जो डिससेटिस्फैक्शन था कॉमन पीपल में, जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था और वो नंबर्स में भी ज़्यादा थे, तो वो भी रेवोल्यूशन का एक रीज़न था। और एक जो वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा डेट हो गया था। मोनार्की का जो लाइफस्टाइल था वो एज इट इज़ उतना ही लाविश था, सारा जो बर्डन था वो थर्ड एस्टेट के ऊपर आ रहा था। वो फूड प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, तो स्ट्रगल कर रहे थे, जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसको भी परचेज़ करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी। ओके, इस वजह से हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़
द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेयरी फार्मिंग इन द विलेज। विलेज में डेयरी फार्मिंग, जो जानवरों को लोग पाल लेते हैं, दूध देने वाले जानवरों को, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो वैसे तो मेन एक्टिविटी गांव के लोगों की एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, लेकिन डेयरी फार्मिंग से एक तो सोर्स ऑफ इनकम उनको मिल जाता है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, मिल्क, दूध बेचकर, या फिर जो बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं बाय सेलिंग मिल्क या बटर, चीज़, इन सब को बेचकर एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हो जाता है डेयरी फार्मिंग की वजह से, बटर एंड चीज़, योगर्ट एट्सेट्रा। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे काम हैं, अपॉर्चुनिटीज़ डेयरी फार्मिंग के साथ, जैसे जो एनिमल्स हैं उनको फीड कराना, फीडिंग एंड मिल्किंग एंड केयरिंग फॉर एनिमल्स, तो इसमें लोग लगते हैं फॉर एनिमल्स, इनकम भी होती है और बहुत सारे लोगों को काम भी मिलता है, और न्यूट्रिशन बेनिफिट भी है। मिल्क जो होता है, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स एसेंशियल है, रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कैल्शियम, और रिच इन डेयरी प्रोडक्ट्स आर रिच इन कैल्शियम एंड प्रोटीन्स, तो इससे लोगों की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है, प्रोटीन्स, और लोग हेल्दी रहते हैं बेसिकली। और देन और डेयरी फार्मिंग में सोर्स ऑफ इनकम होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, इसके बाई प्रोडक्ट्स भी आप यूज़ करते हैं, क्योंकि फार्मिंग वो करते ही है, तो जो एनिमल्स हैं उनसे, उनके वेस्ट से मैन्योर बनता है, जो फाइनली वो अपने फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे यूज़ ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये 4 बेनिफिट्स हो जाएंगे। तो मैन्योर फ्रॉम डेयरी एनिमल्स कैन बी यूज्ड एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर्स फॉर क्रॉप्स, इससे सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होती है, इम्प्रूविंग सॉइल क्वालिटी। ओके, नेक्स्ट एक आप वुमेन एम्पावरमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि विलेजेस में जो वुमेन होती है वो फार्मिंग में, खेत में उतना काम नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर जो डेयरी फार्मिंग है उसमें ज़्यादातर जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है वो वुमेन का होता है, तो इससे नंबर 5 वुमेन एम्पावरमेंट, ये भी इसका एक बेनिफिट है। डेयरी फार्मिंग ऑफन इन्वॉल्व द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, एम्पावरिंग देम बाय प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ इनकम उनकी हो जाती है, और उनका रोल एंड एनहांसिंग देयर रोल इन द हाउस होल्ड इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट नाउ प्लॉट द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड के मैप पर प्लॉट करना है पेरिस, जो कैपिटल है फ्रांस की, तो ये है फ्रांस, और यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस। ओके, नेक्स्ट इज मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, ये सदर्न यूरोप और जो नॉर्दर्न अफ्रीका है इसके बीच में ये पूरा है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। ओके, नेक्स्ट इज स्यूज़ कैनाल। इसके बारे में आपने सुना होगा, स्यूज़ कैनाल के ओपन होने से ब्रिटिशर्स को बहुत फ़ायदा हुआ था ट्रेडिंग में। वो कैसे? स्यूज़ कैनाल के ओपन होने से पहले इंडिया से जो गुड्स जाती थी इंग्लैंड में, वो यहाँ से जाती थी, यहाँ केप ऑफ गुड होप से लेकर सदर्न जो ये अफ्रीका है यहाँ से ये रूट था। और यहाँ पर जब स्यूज़ कैनाल, यहाँ पर है स्यूज़ कैनाल, ये जब ओपन हुई तो अब जो न्यू रूट था ट्रेडिंग का वो ये बन गया था, इंडिया से यहाँ से होकर गुड्स जाती थी, तो ये छोटा रास्ता उनको मिल गया था। हमें सिर्फ स्यूज़ कैनाल बतानी है, तो यहाँ पर है स्यूज़ कैनाल। ओके, नेक्स्ट इज मालदीव्स एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पर ये बहुत क्लियर नहीं है, ये है मालदीव्स और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ये दी है आपको यहाँ पर, ये नॉर्थ अमेरिका, देन अफ्रीका और सदर्न एशिया से पास होती है, इंडिया के सेंटर से जाती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको फ्रांस बताना था, ये है फ्रांस, देन यहाँ पर है स्यूज़ कैनाल, ये है मेडिटेरेनियन सी, ये मालदीव्स हैं और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 9th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।